स्टार्ट करेंगे द्रव्यमान से। द्रव्यमान का बात है यहाँ पर, करके चेंज कर देते हैं इसको। द्रव्यमान के बारे में बात करेंगे। द्रव्यमान हमने पिछली कक्षा में पढ़ा है कि किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप होता है। अब जड़त्व वर्ड आ गया यहाँ पे, जड़त्व की माप। जैसे कि अनुभाग 8.3, मतलब इससे पहले वाला चैप्टर में कहीं पे दिया हो, तो इसको पढ़ते हैं क्या बोल रहा है ये। हमने यह भी सीखा है कि जितना अधिक वस्तु का द्रव्यमान होगा उतना अधिक उसका जड़त्व भी होगा। जितना उसका द्रव्यमान होगा उतना ज्यादा जड़त्व होगा। मतलब जितना ज्यादा भारी वस्तु होगा वो उतना ज्यादा शक्तिशाली, मतलब उतना ज्यादा ताकत से जमीन से क्या होगा, जुड़ा हुआ होगा। जुड़ा हुआ एक जगह बोल सकते हैं, ठीक है। तो किसी वस्तु का द्रव्यमान उतना ही रहता है चाहे वस्तु पृथ्वी पर हो, चंद्रमा पर हो या किसी बाह्य अंतरिक्ष पर। मतलब इसका जो द्रव्यमान होता है, जड़त्व तो हम लोग यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो उसके साथ फिक्स है, जो जकड़ा हुआ है। यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे कि अगर कोई वस्तु को, इस वस्तु का द्रव्यमान अगर हम इसको उठा के चंद्रमा में ले जाए तो चंद्रमा में भी द्रव्यमान वही रहेगा, द्रव्यमान नहीं बदलेगा। भार बदल सकता है, भार क्या हो सकता है, बदल सकता है। भार मतलब वेट क्या हो सकता है, बदल सकता है, मगर ये नहीं बदलेगा। क्लियर है। इस प्रकार वस्तु का द्रव्यमान स्थिर रहता है। वस्तु का द्रव्यमान मतलब अगर ये वस्तु है, वस्तु जिस चीज से बना हुआ, तो छोटा चीज से बना हुआ है, तो वो उतना ही रहेगा, बदलेगा नहीं। ऐसा नहीं कि ये ऐसा था तो दूसरे जगह लेके चल गया ऐसा हो गया, नहीं, ये नहीं बदलता। इसका द्रव्यमान जो होगा वो क्या होगा, फिक्स होगा। एक स्थान से दूसरे स्थान पर बदलता है, नहीं बदलता। ठीक है, क्या बोला यहाँ पे, ये वाला लाइन को याद रखना। इस प्रकार वस्तु का द्रव्यमान स्थिर रहता है तथा स्थान के दूसरे स्थान से बदलने पर वो नहीं बदलता है। ये अंडरलाइन करके। नेक्स्ट आगे टॉपिक देखते हैं। लिखा गया भार, जो भी बात कर ही रहे थे वेट के बारे में, कि वस्तु का अगर स्थान बदलेंगे तो भार भी बदल जाएगा। हम जानते हैं कि पृथ्वी पर प्रत्येक वस्तु एक निश्चित बल से आकर्षित होती है, गुरुत्वाकर्षण बल से आकर्षित होता है, और यह बल वस्तु के द्रव्यमान पृथ्वी के गुरुत्व बल के कारण त्वरण पर निर्भर करता है। त्वरण मतलब जी का वैल्यू, और जी का वैल्यू हमको पता 9.8 यूज करते थे, और जी जो है वो बदलता है। अगर पृथ्वी ऐसा है तो पृथ्वी में यहाँ पर जी का मान ज्यादा होगा, तो यहाँ पर जी का मान क्या होगा, कम होगा। जी का मान अलग अलग होगा क्योंकि अलग अलग जगह का मात्रा। किसी वस्तु का भार या बल है जिससे यह पृथ्वी की ओर आकर्षित आकर्षित होती है। मतलब ये एक तरह का भार है, क्या करता है वो, जो आकर्षित हो रहा है। भार क्या बोलेंगे, एक आकर्षण बल है। आकर्षण बल है जो क्या कर रहा है, पृथ्वी क्या कर रहा है, उसको खींच रहा है। हम जानते हैं कि, अब यहाँ पे बोल रहा है कुछ कि हम जानते हैं कि, ये तुम लोग पढ़े F = m। ये क्या है, न्यूटन का द्वितीय नियम। द्वितीय नियम क्या बोलता था, जो ताकत लगेगा, जो बल लगेगा, वो द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल के साथ बराबर होता है। तो यही चीज ए को बदल के जी में कर दिया गया। क्यों, क्योंकि वस्तु का ऊपर फेंका जा रहा है, वस्तु फिर वापस नीचे गिर रहा है, तो ये गुरुत्वाकर्षण के कारण वो नीचे गिरता है, जी के चलते। जी का वैल्यू 9.8 लिखते हैं हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट इसी में आगे क्या बोलना चाह रहा है, बोला है वस्तु पर पृथ्वी का आकर्षण बल वस्तु का भार कहलाता है। अब यहाँ फिर से वापस एक डेफिनेशन मिल गया, वस्तु का पृथ्वी का आकर्षण बल वस्तु का भार कहलाता है। तो भार के लिए अगर पूछेगा तो भार के लिए हम लोग ये अंडरलाइन किया वो वर्ड को लिखेंगे। इस W से निर्दिष्ट करते हैं, इसे क्या करते हैं, W से डिनोट करते हैं। W से क्या किया दिखाया जाता है। इसका समीकरण जो होता है वो W = mg हो गया। अब यहाँ पर ध्यान देने वाला बात है कि W = mg हो गया। पहले था F = ma। F की जगह में बल की जगह में लग गया कार्य, और m रहेगा, और g के जगह मतलब a की जगह में आ जाएगा g, गुरुत्वाकर्षण बल। क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है कुछ, क्योंकि वस्तु का भार एक बल है, वस्तु का जो भार एक बल है, इससे वह पृथ्वी की ओर आकर्षित होता है। इसलिए भार का एसआई मात्रक, भार का एसआई मात्रक क्या था, न्यूटन था। तो बल का भी एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन ही रहेगा। यहाँ पर भार एक बल है जो ऊर्ध्वाधर दिशा में नीचे की ओर लगता है। ऊर्ध्वाधर दिशा मतलब ऊपर की तरफ, ऐसे खड़ा रहेगा। भार जब भी हम लोग मेजर करते हैं तो कैसे करते हैं, ऐसे खड़ा हो जाते हैं, उसके बाद मेजर करते हैं, ताकि पूरा ताकत के साथ हम लोग जो मशीन बैग जिसपे मेजर कर रहे हैं उसको दबाया जाए, तब पता चलेगा एक्चुअल में भार कितना है। इसलिए इसे परिणाम और दिशा दोनों होते हैं। इसमें क्या है, खड़ा रहेंगे तभी तो पता चलेगा। इसमें एक वैल्यू मिलता है, क्या मिलता है, एक वैल्यू मिलता है। वैल्यू जैसे 50 kg, ठीक है, ये क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है।
सदिश या अदिश ऐसा करके नाम दिया होगा यहाँ पे। अच्छा नहीं लिखा है कभी। चलिए यहाँ पे क्या बोल दिया, दो चीज लिखा है यहाँ पे कि परिणाम होता है और दिशा होता है। दिशा कैसे, क्योंकि ये नीचे की तरफ लग रहा है तो दिशा, और परिणाम कैसे, क्योंकि एक वैल्यू होता है इसीलिए इसका नाम परिणाम। हम जानते हैं कि किसी दिए हुए स्थान पर g का मान स्थिर होता है। कोई भी स्थान का बात करेंगे तो g का मान क्या, 9.8, ये स्थिर है। इसलिए किसी दिए हुए स्थान पर वस्तु का भार उसके द्रव्यमान m के समानुपाती होता है। द्रव्यमान जितना बढ़ाएंगे तो भार उतना ज्यादा बढ़ेगा, तो द्रव्यमान के साथ भार को क्या किया, समानुपाती दिखाया गया है। मतलब भार बढ़ाना है तो द्रव्यमान बढ़ाओ। यही कारण है कि किसी दिए हुए स्थान पर हम वस्तुओं के भार को उसके द्रव्यमान की माप के रूप में उपयोग कर सकते हैं। मतलब उसका जो भार है उसका द्रव्यमान के रूप में क्या कर सकते हैं। मतलब द्रव्यमान कितना है उतना ही भार होगा, क्योंकि द्रव्यमान बढ़ाएंगे तो भार बढ़ेगा। तो भार और द्रव्यमान को एक जैसा आदमी मान के चल जाता है। तो जब भी आदमी सोचता है ना द्रव्यमान बोलते हैं तो सोचता है अरे भार का ही तो बात कर रहा है, मगर नहीं, वो स्पेस जगह ऑक्युपाई करता है उसको बोलते हैं। यहाँ पे मान समान होता है इसीलिए हम लोग इसको एज अ उसको ट्रीट कर लेते हैं। किसी वस्तु का द्रव्यमान प्रत्येक स्थान पर, चाहे पृथ्वी पर या किसी अन्य ग्रह पर, उतना ही रहता है, जबकि वस्तु का भार उसके स्थान पर निर्भर करता है। बोल रहा है कि द्रव्यमान क्या होता है, बदलता नहीं है, मगर भार क्या होता है, बदलता रहता है जगह देखते हुए, क्योंकि वो किसके मान के ऊपर डिपेंड करता है, जी का मान के ऊपर क्या करता है, निर्भर करता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का, किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार 1/6 होता है, रख लेना। ठीक है, अब यहाँ पढ़ेंगे। हमने सीखा कि पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार वह बल है जिससे पृथ्वी उस वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। बात तो सही है। इस प्रकार चंद्रमा की पर वस्तुओं की भार या बल उससे चंद्रमा पर उस वस्तु को आकर्षित करेगी। चंद्रमा का बात करें तो चंद्रमा क्या करेगा, अपना अलग ताकत से उसको खींचेगा। पृथ्वी इतना बड़ा है, इसका ताकत अलग है, इसका ताकत अलग होगा। चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी की अपेक्षा कम है। द्रव्यमान देखते ही लग रहा है कम है। यह कारण है कि चंद्रमा पर वस्तु का आकर्षण बल कम है, द्रव्यमान कम है, मतलब जगह कम है तो आकर्षण कम होगा। जैसे छोटा मैग्नेट लेंगे कम पावर रहेगा, बड़ा मैग्नेट लेंगे ज्यादा पावर रहेगा। वैसे मान लीजिए कि किसी वस्तु का द्रव्यमान m है तथा चंद्रमा पर इसका भार Wm है, तो मान लीजिए कि द्रव्यमान mm है तो इसकी त्रिज्या है। तो तीन चीज मानने बोल रहे हैं यहाँ पे। पहला द्रव्यमान को मानना, भार को बोला है, द्रव्यमान बोला और त्रिज्या, तीन चीज को मान लिए। अब क्या लिखा हुआ, गुरुत्वाकर्षण क्या सार्वत्रिक नियम क्या बोलता है, ये बताता है। भार को कैसे निकालेंगे, W = F बोलता था ना यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या बोलते हैं, W बोल दिया। W बोल दिया तो यहाँ पे G और कैपिटल M, स्मॉल m और R लिख दिए। यहाँ पे सब कुछ किसका लिखा, मून का लिखा, मतलब चंद्रमा का लिखा। M लिखा हुआ बेस में दिख रहा, वो मून के लिए है। और ये जो छोटा वाला M है ये कोई वस्तु का भार है, ये चंद्रमा है, चंद्रमा के ऊपर वो वस्तु रखा हुआ। ठीक है, आगे मान लीजिए कि वस्तु पृथ्वी के भार WE, अगर हम चेक करें कि पृथ्वी पर भार कितना होगा W, और E फॉर अर्थ, अर्थ इंग्लिश में अर्थ बोलते हैं, वो E लिखा है। और इसका द्रव्यमान कैपिटल M और कैपिटल R है, दोनों का कैपिटल M कैपिटल R लिखा है। ये यहाँ पे लिखा हुआ है उसका द्रव्यमान और त्रिज्या के बारे में। तो द्रव्यमान और त्रिज्या यहाँ से देख के लिख लेंगे। किसमें पुट करेंगे, इसमें पुट करेंगे। जैसे हम लोग अभी मून का निकाले थे वैसे ही अर्थ का निकाल दिए, अर्थ और मून का दोनों का निकाल दिए। समीकरण में मान पुट कर रहे हैं, सब चीज का मान दिख रहा है, तीनों का मान यहाँ पे पुट कर दिया। WM मिला, मान यहाँ पे बता दिया। काटने के बाद ये बचा हुआ है, काटने के बाद ये लाना है, इसको कैलकुलेट करके देखना है। ठीक है, अब ये मान को लिखने के बाद दूसरा समीकरण को उठाएं और उसमें कंपेयर किए किसका, WM के साथ WE को, WM के साथ WE को। ठीक है, WM और WE दोनों यहाँ पे निकाल के लिखा हुआ है, दोनों को बस कंपेयर करना। काटने के बाद लगभग आ रहा है 0.165, जो कि अप्रोक्स क्या होता है 1/6, 1/6। तो हम बोल सकते हैं कि चंद्रमा पे कोई वस्तु अगर 1 किलो का है तो पृथ्वी पे आके कितना हो जाएगा, 6 किलो का हो जाएगा। 6 गुना वो क्या करेगा, बढ़ जाएगा। वही चीज का चंद्रमा में वस्तु का भार क्या होगा, 6 का आधा हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा कोई नंबर वैल्यू का। तो वही चीज यहाँ पे लिखा। उसी से रिलेटेड एक यहाँ पे क्वेश्चन कराया गया है, और यहाँ पर एक क्वेश्चन है, और यहाँ पर है प्रणोद और दाब। अब प्रणोद और दाब किसको बोलता है, क्या सभी कभी आपने सोचा है कि ऊंट रेगिस्तान में आसानी से दौड़ पाता है, वो क्या करता है, आसानी से रेगिस्तान में क्या करता है, दौड़ सकता है। सेना का टैंक उसकी भार 1000 टन से अधिक होती है, एक सतत चेन पर क्यों टिकी रहती है। देखें टैंक में चैन लगा रहता है, उस पर टिका रहता है। किसी टैंक या बस के
टायर अधिक चौड़े क्यों होते हैं? तो ये क्या होता है, चेन देखते हैं हम लोग लगभग इतना चौड़ा रहता है चेन, ये टैंक का चेन नीचे का बात करें तो। और बस का देखते हैं चक्का इतना बड़ा बड़ा चौड़ा होता है, चक्का का बात करें लगभग इतना चौड़ा चक्का रहेगा, ठीक है, ये चक्का है। तो बोला है काटने वाले औजार को धार तेज क्यों रहती है? कैंची देख लेते हैं, कैंची क्या होता है, तेज होता है, चाकू तेज होता है, तेज क्यों होता है? यहाँ रीजन देगा। इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए हमें इसमें शामिल परिघटनाओं को समझने के लिए दी गई वस्तु एक विशेष दिशा में लगाने वाले नेट बल तथा प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला बल की धारणा के परिचय करना आवश्यक है। मतलब यहाँ पे पूरा डेफिनेशन बता भी दिया। क्या बोला यहाँ पे, लिखो देखो, इसमें शामिल परिघटना को समझने के लिए वस्तु पर एक विशेष दिशा में लगने वाला नेट बल को प्रणोद बोलते हैं। उसके बाद तथा के बाद प्रति इकाई क्षेत्रफल में लगने वाला बल को दाब बोलते हैं। इसी के बारे में भी को क्या करना, डिस्कस करना है, इसको पहले लिखिए। प्रणोद तथा दाब का अर्थ समझने के लिए आइए निम्नलिखित विचार करें। अब ये बाद में बोल रहा है, हम लोग तो पहले अंडरलाइन कर लिया कि ये बल, ठीक है। तो क्या बोल रहा है आगे, क्रियाकलाप पढ़ेंगे तब पता चलेगा हम लोग क्या क्रियाकलाप है। किसी बुलेटिन बोर्ड पर आप एक चार्ट लगाना चाहते हैं, जैसे कि चित्र 9.3 में दिया गया। 9.3 चित्र में देखो, यहाँ पे क्या कर रहा है, वो उंगली से दबा रहा है, ठीक है, उंगली से क्या कर रहा है, दबा रहा है, यहाँ पर दर्शाया गया है। यह कार्य करने के लिए आपको ड्राइंग पिन की अपनी अंगूठी से दबाना होगा। इस अवस्था में आप पिन के शीर्ष यानी कि चिपटा भाग के सतह के क्षेत्रफल पर बल लगाते हैं। अब दूसरी से बात है, दबा वाला पार्ट को ही लगाते हैं, नोकी वाला पार्ट में कहां से लगाएंगे? बल बोर्ड की सतह को लंबवत लगाते हैं, और वो जो बल लगा रहे हैं वो सीधा लगा रहे हैं, ऐसे नहीं कि तिरछा लगाएंगे। तिरछा लगाएंगे तो वो क्या होगा, पिन फिर तिरछा हो जाएगा, ठीक। यह बल पिन की नोक को अपेक्षाकृत छोटे क्षेत्र पर लगा जाता है। मतलब पिन जो होता है वो लगभग ऐसा टाइप का होता है, ये एक बार, ठीक है। तो पिन में ये जो छोटा वाला जो पतला वाला पार्ट है, ये बोर्ड पे जा रहा है अंदर, तो ये क्या होता है, छोटा होता है। यहाँ क्षेत्रफल क्या होता है, बहुत ही छोटा होता है। इसको तुम किसी को अगर मारना चाहेंगे तो पिन से मारेंगे तो वो क्या, खून निकल जाएगा, तो बहुत ही छोटा होता है, ठीक है, बहुत ज्यादा तेज भी होता है। अब क्या करना चाह रहा है, चार्ट लगाते वक्त ड्राइंग पिन को अंगूठे से बोर्ड को लंबवत दबाया जाता है, लंबवत उसको दबाया जा रहा है। स्थिति 2, दूसरा स्थिति में बताना चाह रहा है, यह ढीले रेत पर खड़े होता है और आपको पैर रेत में धंसने लगेगा। खड़े होंगे तो क्या होगा, धंसने लगेगा। आप रेत पर लेट जाएंगे तो क्या होगा, नहीं धंसेगा। आप देखेंगे कि आपका शरीर रेत में पहले जितना नहीं धंसा, थोड़ा सा धंसेगा। दोनों अवस्थाओं में रेत को अलग अलग लगने वाले बल शरीर के भार है, तो शरीर का भार के हिसाब से उसमें बल लगा। और ऐसे हम लोग खड़े होते तो पूरा भार मेरा क्या, एरिया जो था नीचे का जो क्षेत्रफल था वो कम था, क्षेत्रफल कम था इसीलिए भार ज्यादा लग रहा था। क्षेत्रफल ज्यादा करेंगे तो भार अपने आप कम हो जाएगा। यहाँ पे उसी के चीज के बारे में पढ़ा हुआ है। आप पढ़ चुके हैं कि भार ऊर्ध्वाधर दिशा में नीचे की ओर लगने वाला बल है। अब यहाँ से फिर से वापस डेफिनेशन आया, भार ऊर्ध्वाधर दिशा में लगने वाला, नीचे की ओर लगने वाला बल है। यह बल रेत की सतह के लंबवत लगता है और किसी वस्तु के सतह के लंबवत लगने वाले बल को प्रणोद कहते हैं। ये शुरू में ही डेफिनेशन बताया था, फिर से बता दिया, कोई दिक्कत नहीं है। 90 डिग्री यानी कि परपेंडिकुलर अगर कोई चीज पे बल लगाते हैं तो वो कहलाता है प्रणोद, ठीक है, ठीक है। और बल क्या है, बल तो पूरा भार है, चाहे वो परपेंडिकुलर हो या नहीं, ठीक है। जब आप शिथिल रेत पर खड़े होते हैं तो बल अर्थात आपके शरीर का भार आपके पैरों के क्षेत्रफल के बराबर क्षेत्र में बल लगाता है। तो जितना एरिया में हम लोग खड़े हैं उतना ही एरिया में क्या करेगा, बल लगाएगा। तो बल के लिए क्या है, एरिया कम है, तो एरिया कम है तो बल बहुत ज्यादा लगेगा। जब आप लेट जाते हैं तो यह बल आपके पूरे शरीर के संपर्क में क्षेत्रफल के बराबर क्षेत्र पर लगाता है। अब जब हम लेट जाएंगे तो क्या होगा, पूरा एरिया में फिर लगेगा, जो कि आपके पैरों के क्षेत्रफल से अधिक है। पैरों के क्षेत्रफल से क्या अधिक है, तो एरिया अगर बढ़ा दिए हैं तो इसका मतलब है वो जो दाब होगा वो क्या होगा, कम हो जाएगा। इस प्रकार समान परिणाम के बल को भिन्न भिन्न क्षेत्रों पर भिन्न भिन्न प्रभाव होते हैं। उपरोक्त स्थिति में प्रणोद समान है,
लेकिन इसके प्रभाव अलग अलग हैं। प्रणोद समान है मगर भार के अलग अलग है। इसलिए प्रणोद का प्रभाव उस क्षेत्र पर निर्भर करता है जिस क्षेत्र पर वो लग रहा है। प्रणोद का प्रभाव जो है उस क्षेत्र पर डिपेंड करता है जिस क्षेत्र पर लग रहा है। ठीक है। रेत का प्रणोद का प्रभाव लेटे हुए की अपेक्षा खड़े होने पर स्थिति में अधिक होता है। बात सही है, खड़ा रहेंगे तो ज्यादा देर से जल्दी जल्दी करेंगे, आप सो जाएंगे तो लेट से। प्रत्येक एकांकी क्षेत्रफल पर लगने वाले प्रणोद को दाब कहते हैं। अब यहाँ पे फिर से एक डेफिनेशन, प्रत्येक एकांकी क्षेत्रफल लगने वाले प्रणोद को दाब कहते हैं। ठीक है। इस प्रकार यहाँ एक फॉर्मूला लिख दिया, दाब बराबर प्रणोद बटा क्षेत्रफल। अब दाब हटा के प्रणोद हटा के हम लोग यहाँ बल भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, चल जाएगा, मगर 90 डिग्री में बल लगना चाहिए, इधर उधर नहीं लगाना। समीकरण 8.9, प्रणोद और क्षेत्रफल का एसआई मात्रक परिस्थिति प्रतिस्थापित करने के लिए हमें दाब का एसआई मात्रक पता प्राप्त करना होगा। तो बिना दाब का एसआई मात्रक पता किए हुए हम लोग आगे किसी चीज का वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं। तो बोला इसका जो मात्रक है वो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर बोल सकते हैं। क्या लिखा है? न्यूटन बाई मीटर स्क्वायर। अब ध्यान देंगे तो ताकत यानी कि फोर्स जो होगा हम लोग का, फोर्स लगा एफ और यहाँ क्या होता है? दूरी होता है ना, डिस्टेंस, डिस्टेंस का स्क्वायर कर दिया। फोर्स का होता है न्यूटन, डिस्टेंस का होता है मीटर स्क्वायर। वैज्ञानिक ब्लास पास्कल ने सम्मान में, अब यहाँ पे पास्कल वर्ड भी यूज किया जाता है, दाब का एसआई मात्रा को पास्कल कहा गया, पीए। दाब के लिए क्या यूज करेंगे? पीए यूज करेंगे। व्यक्त किया है। निम्नलिखित क्षेत्र पर लगने वाले प्रणोद के प्रभाव को समझने के लिए आइए एक जनसंख्या का उदाहरण पे विचार करें। एक जनसंख्या का एक उदाहरण है जिसपे विचार करने के लिए बोल रहा है। कहाँ है उदाहरण? यहाँ तो कहीं उदाहरण नहीं दिखा है, 2 एग्जाम्पल दिया हुआ था यहाँ पे। अच्छा, यहाँ कुछ लिखा है। इस प्रकार वह बल पर छोटे क्षेत्र पर लगता है और अधिक बल इसके ऊपर भी था। कुछ तो नहीं लिखा है, तो यहीं छोड़ दिया है। ठीक है, कोई नहीं, पढ़ लेते। लगता है और अधिक दाब पर बड़े क्षेत्रफल पर कम दाब लगता है। यही कारण है कि किले के सिर को नुकीले होता है, चाकू तेज धार में होता है और भवनों को नींव चौड़ी होती है। चौड़ा रहेगा तो क्या होगा? बल जो है वो कम लगेगा। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है तरोलों में दाब। तरोलो मतलब लिक्विड का बात कर रहा है, पानी हो गया, केरोसिन हो गया, इस सब में दाब का बात कर रहा है। सभी द्रव में गैस तरल है। ठोस और भार के कारण किसी सतह पर दाब लगाता है। इस प्रकार तरलों में भी भार होता है और इसमें बर्तनों में रखा जाता है। इसके आधार और दीवार पर दाब लगता है। किसी प्रकार प्रतिरोध द्रव्यमान के तरल पर लगने वाले दाब के सभी दिशाओं पर समान घटे संचरित हो जाता है। मतलब पहले इसको समझ लेते हैं ये क्या बोलना चाह रहा है। ये बोल रहा है कि तलों का दाब। ठीक है, मान लेते हैं एक जार में हम लोग क्या करते हैं, वही तरलो है, तल नहीं तरलो, लिक्विड का बात कर रहा है। लिक्विड को डाल दिए बॉटल में, एक होल कर दिए यहाँ पे, तो क्या होगा? यहाँ से गिरेगा ऐसे। ठीक है, जैसे जैसे ये प्रेशर कम होगा तो ये धीरे धीरे सामने आने लगेगा। ठीक है, इससे क्या पता चलता है? अगर हम लोग इसमें दाब कम करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे उसी चीज के बारे में बात कर रहा है कि जो ताकत लगाया जाता है दीवार में, हर जगह सेम ताकत लग रहा है। चाहे तुम ऊपर का बात करो, नीचे का बात करो, सब जगह क्या लग रहा है? सेम ताकत लग रहा है। किसी कंटेनर में पानी डाल के रखे हुए, ठीक है, तो पानी क्या कर रहा है? दीवार में ताकत लगा रहा है, बाहर निकलना चाह रहा है, मगर उसको क्या कंटेनर रोक के रख रहा है। ठीक है, कंटेनर में इसीलिए रखा जाता है। ठीक है, उत्प्लावकता नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का जो है वो है क्या? उत्प्लावकता। क्या आप कभी किसी तालाब में तैरे हैं और अपने स्वयं कुछ हल्का अनुभव किया है? मतलब पानी में अगर हम लोग जाएंगे तो हम लोग क्या महसूस करते हैं? अपने आप को हल्का फील करते हैं। वो उस चीज के बारे में बात करें। आखिर क्यों करते हैं? क्या कभी आपने किसी कुएं से पानी खींचा है और अनुभव किया है कि जब पानी की भरी बाल्टी कुएं के पानी से बाहर आती है तो वह अधिक भारी लगती है? जब हम कुआं के पानी से खींचते हैं तो क्या होता है? कुआं में जो बाल्टी डाला जाता है वो क्या होता है? हल्का रहता है, पानी में रहता है, और बाहर निकालते ही वो भारी हो जाता है। क्या कभी आपने सोचा है कि लोहा और स्टील से बने जलयान समुद्र के पानी में क्यों नहीं डूबते? लोहा और स्टील का बनाया हुआ जो हम लोग का पानी जहाज होता है वो नहीं डूबता है, लेकिन उतनी ही मात्रा में लोहा और स्टील
यदि चादर के रूप में हो तो वह डूब जाएगा। मगर चादर का फॉर्म में अगर हम लिख दे, इतना बड़ा चादर जैसा बना देंगे और बोलेंगे चलो पानी में तैरेंगे, तो नहीं होगा, ये नहीं तैरेगा। किसी भी प्रश्न का उत्तर जानने के लिए उत्प्लावकता के बारे में जानना आवश्यक है। इन सब में सबसे ज्यादा जरूरी क्या चीज है? उत्प्लावकता। तो क्या बोल रहा है? उत्प्लावकता का अर्थ समझने के लिए आइए कुछ क्रियाकलाप है। फिर से बोल रहा क्रियाकलाप करते तब पता चलेगा। अब पढ़ते हैं क्रियाकलाप में क्या दिया गया। एक क्रियाकलाप यहाँ पे करने के लिए बोला गया। प्लास्टिक का एक खुला बोतल लीजिए। बोतल के मुंह में एक वायु रुधि ढक्कन से बंद कर दीजिए। इसे पानी में भरी बाल्टी में रखिए। आप देखेंगे कि बोतल तैरती है। बात तो सही है, हल्का तैरेगा। बोतल को पानी में ढकेलिए। आप ऊपर की ओर एक धक्का महसूस करेंगे। पानी में इसे डालेंगे तो ऊपर की ओर धक्का महसूस करेगा। और अधिक नीचे ढकेलने का प्रयत्न कीजिए और इसे दबाने की कोशिश कीजिए। आप इसे और अधिक गहराई में डालने के लिए कठिनाई का अनुभव करेंगे। जब तुमको डालना होगा तो क्या बहुत कठिनाई करना पड़ेगा। यह देखता है कि पानी बोतल पर ऊपर की दिशा में एक बल लगाता है। एक ऊपर में क्या दिशा में बल लगा रहा, मतलब अगर ये पानी में, ये बाल्टी है, इसमें हम लोग बॉटल डाल रहे हैं, तो बॉटल में क्या होगा, नीचे से ऊपर की तरफ क्या दिशा में क्या लगेगा? बल लगेगा। एक बल का लगाता है। जैसे जैसे बोतल को पानी में धकेलते हैं, जैसे जैसे नीचे की ओर दबाना चाहेंगे, पानी के द्वार ऊपर की ओर लगाया गया बल बढ़ता जाएगा। और नीचे से जैसे ऊपर जाने लगेंगे तो पानी से क्या बोलेगा? ऊपर भेजने का कोशिश करेगा। जब तक बोतल पानी की पूरी तरह ना डूब जाए, जब तक तुम पानी को पूरी तरह से नहीं डूब जाए, तब तक तुम बल लगाते रहो। आप बोतल को छोड़ दीजिए। आप क्या करें? बोतल को छोड़ दिए। उछल कर वो सतह पे वापस आ जाएगा। तो वो क्या है? उछल के वापस आ जाएगा। क्या पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल इस बोतल पर कार्यरत नहीं है? तो कार्यरत होना चाहिए ना, गुरुत्वाकर्षण बल से खिंचा के नीचे चले जाना चाहिए। यदि ऐसा होता तो बोतल छोड़ने पर पानी में डूबा क्यों नहीं रहता? अगर ऐसा होता है तो पानी में डूबा क्यों नहीं रहता? क्या बोतल को पानी में कैसे डुबा सकते हैं? बोतल को पानी में कैसे डुबा सकते हैं? ये रीजन यहाँ पे पूछा है। पढ़ते हैं। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल बोतल को नीचे की दिशा में लगता है, नीचे की दिशा में लग रहा है। इसके कारण बोतल नीचे की दिशा में खींचती है, वो नीचे की तरफ खींचता है, ठीक है। लेकिन पानी बोतल के ऊपर की ओर बल लगाता है। पानी जो है बोतल के ऊपर बल लगा रहा है। क्या बल लगा रहा है? जैसे कि अगर कोई बोतल है, मान लो यहाँ पर एक कंटेनर बना दे रहे, ठीक है, इसे पानी भरा हुआ और एक बोतल ले लिए, ठीक है, एक बोतल ले लिए। बोतल में क्या होगा? बोतल में हम बल लगाए, नीचे की तरफ जा रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल के चलते ये नीचे खिंचा रहा है। मगर पानी जो है गुरुत्वाकर्षण से ज्यादा बल इस बोतल पे लगा रहा है, इससे वो ऊपर चल जाता है। मतलब जिसके पास ज्यादा बल रहेगा वो उसकी तरफ खींचा चला जाएगा। तो वही चीज यहाँ पर, ठीक है। आगे क्या बोलना चाह रहा? बोल रहा है अतः बोतल ऊपर की दिशा में धकेली जाती है। आप पढ़ चुके कि वस्तु के भार पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर होता है। वस्तु का जो भार है गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर होता है। जब बोतल डुबाई जाती है तो बोतल को पानी द्वारा लगने वाला ऊपर की दिशा में बल उसके भार से अधिक होता है। अभी हम बताएं क्या होता है? भार से अधिक होता है, इसीलिए क्या होता है? वो ऊपर की तरफ धकेला जाता है, धक्का मिल जाता है, ठीक है। इसलिए छोड़ने पर यह ऊपर की ओर उड़ जाती है। बोतल को पूरी तरह डुबाए रखने के लिए पानी के द्वारा बोतल के ऊपर लगने वाले बल को संतुलित करना पड़ेगा। मतलब जितना बल हम पानी लगा रहा है उतना ही बल हम भी लगाएंगे, तो वो क्या होगा? संतुलित हो जाएगा। संतुलित हो जाएगा तो क्या होगा? वो डूब जाएगा, आराम से ऊपर नहीं आएगा। इसे नीचे की दिशा लगने वाले बल, एक बाहरी बल को लगातार प्राप्त किया जा सकता है। अब उससे क्या करेंगे? बाहरी बल कुछ लगा के रखेंगे, तब तक वो डूबा रहेगा पानी में। जैसे ही हटाएंगे तो वो ऊपर आ जाएगा। यह बल कम से कम ऊपर की ओर लगने वाले बल या बोतल के भार के अंतर के बराबर होना चाहिए। तुमको उतना ही बल लगाना है जितना बल वो पानी लगा रहा है, जिससे कि वो डूबे रहे, ठीक है। उसके लिए बात किया गया। अब आगे क्या बोल रहा है? बोतल पर पानी द्वारा लगने वाला बल उत्प्लावन बल कहलाता है। यही बल जो लग रहा है, कौन सा बल? जो उसको ऊपर की तरफ धकेल रहा है, यही बल क्या कहलाता है? उत्प्लावन बल कहलाता है। वास्तव में किसी तरल में डूबने पर सभी वस्तुओं पर एक उत्प्लावन बल लगता है। उत्प्लावन बल का परिमाण तरल के घनत्व के पर निर्भर करता है। ये एक चीज लाइन यहाँ पे याद रखें। सभी वस्तुओं पर उत्प्लावन बल लगता है, हाँ ये मानते हैं हम लोग, लगता है। उत्प्लावन बल का परिमाण तरल के घनत्व के ऊपर निर्भर करता है। तरल का घनत्व कैसा है उसके ऊपर निर्भर करता है। ये कौन? उत्प्लावन।
उसका घनत्व कैसा है, घनत्व कम है ज्यादा है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। आगे, पानी की सतह पर रखने पर वस्तुएं तैरती है या डूबती है? क्यों तैरता है, यही चीज अभी यहाँ पे बोला है, घनत्व, घनत्व के चलते ये डूबता और तैरता है। अभी उसी के बारे में यहाँ पे बोलेगा। एक क्रियाकलाप करते हैं, चलो कर लेते हैं, देखते हैं। पानी से भरा एक बीकर लीजिए, एक लोहे की कील लीजिए, उसे पानी में सतह पर रखिए तो डूब जाएगा। कील डूब जाती है। कील पे लगने वाले पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल उसे नीचे की ओर खींचता है। पानी कील का उत्प्लावन बल लगता है, पानी भी कील को उत्प्लावन बल लगा रहा है जो उसे ऊपर की दिशा में धकेलता है। लेकिन कील पर नीचे की लगने वाला बल कील के पानी द्वारा लगाए गए उत्प्लावन बल से अधिक है। गुरुत्वाकर्षण बल उस पर ज्यादा लगा रहा है और जो उत्प्लावन बल है वो कम लग रहा है, जिसके चलते वो नीचे जा गया, इसलिए यह डूब जाता है, डूब जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखो एक दूसरा चीज, यहाँ पे कील लिया और एक यहाँ कॉर्क लिखा है। ठीक है, क्या लिखा है यहाँ पे, पानी की सतह पर रखने पर लोहे का कील डूब जा रहा है और कॉर्क क्या है, तैर रहा है। कॉर्क जो है ऊपर में तैर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट, पानी भरा बीकर लीजिए जिसमें कील और द्रव्यमान को कॉर्क लीजिए, टुकड़ा लीजिए, सतह पर रखेंगे। सतह पर रखेंगे तो पानी में वो कॉर्क जो होगा वो ऊपर तैरेगा और बाकी नीचे चल जाएगा। कॉर्क तैरकर जबकि कील डूब जाता है, ऐसा उसके घनत्व के अंतर के कारण होता है। अब घनत्व का अंतर के बारे में बात किए थे, घनत्व कम और ज्यादा। किसी पदार्थ का घनत्व उसके एकांकी आयतन के द्रव्यमान को कहते हैं। द्रव्यमान का एकांकी आयतन, द्रव्यमान का एकांकी आयतन, यहां से लिखेंगे, किसी पदार्थ का द्रव्यमान का एकांकी आयतन द्रव्यमान को कहते हैं। घनत्व किसको बोलते हैं अगर पूछेगा तो घनत्व क्या होता है, एकांकी आयतन का द्रव्यमान को बोलते हैं। कॉर्क का घनत्व पानी के द्रव्यमान घनत्व से कम है। कॉर्क का घनत्व क्या है, पानी के घनत्व से कम है, इसलिए वो ऊपर तैर रहा है। इसका अर्थ है कि कॉर्क का पानी पर उत्प्लवन बल कॉर्क के भार से अधिक है, इसलिए वह तैर रहा है। और लोहे का उल्टा होगा, लोहे की कील का घनत्व पानी के घनत्व से अधिक है, इसके अर्थात लोहे का कील पानी में क्या उत्प्लवन बल के कारण वो नीचे की ओर डूब जाता है। इस प्रकार द्रव के घनत्व में कम घनत्व के वस्तुओं को तैरता है और अधिक घनत्व का वस्तु क्या करेगा, डुबा देगा। ये लाइन याद रखना है, ये वाला जरूरत का चीज है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आर्किमिडीज का सिद्धांत, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। अब यहाँ पे फिर से क्रियाकलाप दिया गया है। क्या बोला, एक पत्थर का टुकड़ा लीजिए और उसमें कमानीदार तुला और रबर की डोरी के एक सिरे से बांधिए। तुला को डोरी को पकड़कर पत्थर को लटकाइए जैसा कि चित्र में दिया गया है। चित्र कहाँ है, 9.6, ये रहा। ऐसे बांध लेना है। बांधने के बाद इसको पानी में डालना है। पानी में डालेंगे तो पता चलेगा यहाँ अगर 1 kg फील हो रहा था तो यहाँ पर आधा kg फील होने लगेगा, कम हो जाएगा। ठीक है, कितना कम होगा ये नहीं बता रहे, ठीक है, कम हो जाएगा। मगर पत्थर का भार टुकड़ा रबर की डोरी को लंबाई में वृद्धि कीजिए, कमानीदार तुला को पाठ्यक्रम में नोट कीजिए और इसको नोट करना है कितना है ये। ठीक है, वेट को मेजर कर लेना है। अब पत्थर को क्या करना, पानी से भरा बर्तन में डुबा देना है और डोरी की लंबाई की तुला को माप करिए, परिवर्तन कीजिए। उसके बाद माप करके देखना है कि कितना आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट, तो यहाँ क्या बोल रहा हूँ, ये वही चीज एक्सपेरिमेंट जो कर रहे थे वो एक्सपेरिमेंट के बारे में यहाँ लिखा। आप देखें कि जैसे ही पत्थर को धीरे धीरे पानी में नीचे ले जाते हैं, डोरी की लंबाई में या तुला में पाठ्यक्रम में कमी आ जाती है। पाठ्यक्रम जो होगा वो जो तुला होगा वो क्या हो रहा है, कम बताने लगेगा। जिस तुला में इसको लगाया जाएगा, ठीक है ना, वहां पे कम दिखने लगेगा। वेट जिसमें मेजर किया जाता है ना उसको बोला जा रहा है। तथापि जब पत्थर पानी में पूरी तरह से डूब जाता है तो उसके बाद कोई परिवर्तन नहीं दिखाई देता। पत्थर जब डूब गया तो फिर तो कोई बल, जब तक वो सतह तक नहीं आता है पानी का, जैसे ये बाल्टी है, बाल्टी का सतह तक नहीं आता है तब तक परिवर्तन दिखेगा, कुछ ना कुछ उसमें बल लग रहा है, धीरे धीरे ज्यादा बल लग रहा है। सतह तक पहुंच गया तो उसके बाद कोई परिवर्तन नहीं होगा। डोरी का प्रसार और तुला की माप में कमी को आप क्या से निष्कर्ष करेंगे? तो वही चीज निष्कर्ष यही निकल रहा है कि ऊपर रहेगा तो ज्यादा, नीचे जैसे जैसे जाता है दाब बढ़ने लगता है। ठीक है, और एक समय के बाद दाब क्या होता है, फिक्स हो जाता है। जब वो सतह पर पहुंच जाता है तब हम जानते हैं कि रबर की डोरी की लंबाई में परिवर्तन या तुला के पाठ्यक्रम में वृद्धि पत्थर के भार के कारण होता है, क्योंकि पत्थर को पानी में डुबाने पर इन विधियों में कमी आ जाती है, अर्थात या किसी पत्थर के ऊपर की दिशा में कोई बल लगाता है। तो पत्थर के ऊपर दिशा में कोई बल लग रहा है, कौन सा बल लग रहा है, उत्प्लावन बल लग रहा है।
सिर्फ एक मिनट। इसके परिणाम स्वरूप रबर की डोरी पर लगने वाला नेट बल कम होता है। रबर पे जो नेट बल लग रहा है वो क्या होता है, कम होता है एज कंपेयर जो हम लोग का नीचे से लग रहा था उत्प्लवन में। इसलिए लंबाई की वृद्धि में भी कमी आ जाती है, लंबाई की वृद्धि में कमी आ जा रहा है। जैसा कि पहले की चर्चा कर चुके हैं कि पानी द्वारा ऊपर की ओर लगने वाला बल को उत्प्लवन बल कहते हैं। फिर से वही डेफिनेशन यहाँ पे आ जा रहा है, तो एक पुराना ही डेफिनेशन है, इसको लिखने की जरूरत है। किसी वस्तु पर लगने वाले उत्प्लवन बल को परिणाम कितना होता है, कितना होता पूछ रहा है। क्या किसी वस्तु के लिए सभी तरल पर समान होता है? क्या वस्तु के दिए गए तरल पर सभी वस्तुओं को समान उत्प्लवन बल का अनुभव करती है? इस प्रश्न का उत्तर आर्किमिडीज के सिद्धांत के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं, जो इन प्रकार है। तो ये सब चीज का आंसर किससे मिलेगा, ये जो नीचे पढ़ेंगे उससे मिलेगा। क्या बोला, जब किसी वस्तु को किसी तरल में पूर्ण रूप से आंशिक रूप में डुबाया जाता है तो वह ऊपर की दिशा एक बल अनुभव करता है जो वस्तु द्वारा हटाए गए तरल के बराबर होता है। अब यहाँ पे एक चीज पता चला क्या, कि बल कितना लगेगा अगर पूछा तो जितना पानी वो हटा रहा है, जितना बड़ा वस्तु को हम डाले हैं उसमें, अब जितना वो पानी हटा रहा है वो उसके साथ बराबर होगा, उसका द्रव्यमान के साथ क्या होगा, बराबर होगा। नेक्स्ट, क्या आप स्पष्ट कर सकते हैं कि क्रियाकलाप 7.9.7 में पत्थर से पानी में डूबने वाले पर डोरी में प्रयास में कितना कमी क्यों नहीं आई थी? तो वो जो डोरी से डुबा रहे थे तो कमी क्यों नहीं आया, ये देखते हैं। यहाँ पे कुछ बोला होगा शायद, ये आर्किमिडीज के बारे में यहाँ लिखा हुआ, ग्रीक साइंटिस्ट था, ठीक है, इसको पढ़ लेंगे। यहाँ लिखा है, आर्किमिडीज के सिद्धांत के बहुत अनुप्रयोग हैं जो जलयान और पनडुब्बी के डिजाइन बनाने के लिए काम आते हैं। दुग्ध मापी जो दूध में किए गए नमूने की शुद्धता की जांच करने के लिए प्रयुक्त होता है, तथा हाइड्रोमीटर जो द्रव के द्रव्यमान मापने के लिए प्रयुक्त होता है। यह सिद्धांत पर आधारित है। तो ये कुछ एप्लीकेशन है जो कि इसका यूज किया जाता है। तो ये था हम लोग का चैप्टर। यहाँ पे कुछ शॉर्ट नोट्स दिया गया है, इसको देख लेना है, और ये भी शॉर्ट नोट्स है, ये क्वेश्चन आंसर है। क्वेश्चन आंसर को फिर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस किया जाएगा।